तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला कंसेप्ट मोल। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? देखो, मोल को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोल का कंसेप्ट आया क्यों। तो एक्चुअली मोल का कंसेप्ट जो है एक डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए आया था। वो डिफिकल्टीज क्या था? देखो, वो डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम ये था कि टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, काउंट टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना हम लोग के लिए जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था। क्यों? देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो एटम्स होता है एक माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है। अगर मेरे पास में इतना साइज का भी अगर एलिमेंट है या अगर इतना कंपाउंड है तो उसमें करोड़ों करोड़ जो नंबर ऑफ एटम हो सकता है, एक लार्जर नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है। तो हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड हाउ टू एक्सप्रेस द काउंटिंग ऑफ द एटम्स। काउंटिंग ऑफ एटम्स को हम एक्सप्रेस कैसे करें? ये तुम लोग को मालूम होगा कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में कितना एटम्स होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होता है। अगर हम तुम लोग से ये पूछे कि बताओ 21 ग्राम्स में कितना नाइट्रोजन होगा, तो काउंटिंग हम लोग के लिए क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम ये तुम लोग को बोले कि बताओ 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में कितना एटम होगा, तो हम लोग के लिए चीज थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाता है। इस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए किसका कंसेप्ट आया था? मोल का कंसेप्ट आया था। 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में जितना एटम्स है, तो इसी नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं कि हम मार्केट गए फ्रूट्स लाने के लिए, सपोज दैट हम बनाना लाने गए। अगर हम दुकान में जाते हैं, अगर हमको 240 पीस अगर बनाना चाहिए, तो क्या हम जाके उसको बोलते हैं कि हमको 240 बनाना दीजिए? नहीं, हम उसको जा करके बोलेंगे भाई हमको 20 डजन ऑफ बनाने दीजिए। ये डजन क्या है? एक्चुअल में एक डजन में कितना पीस होता है? 12 पीस होता है। तो डजन क्या कहता है? 12 पीस को रिप्लेस करता है। तो डजन क्या है? पीस का यानी कि काउंटिंग का एक लार्जर यूनिट है। 1 डजन में कितना पीस हो जाएगा? 12 पीस हो जाएगा। इससे क्या होता है ना, नंबर को एक्सप्रेस करना हम लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं 360 बनाना चाहिए, तो क्या हम जाके बोलेंगे हमको 360 बनाना दीजिए? नहीं, हम जाकर के उसको बोलेंगे कि हमको 30 डजन ऑफ बनाना दीजिए। इससे क्या होता है, इसको एक्सप्रेस करना थोड़ा ईजी हो जाता है। उसी तरह जब बोला गया कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में इतना एटम्स है, तो इतना एटम्स की जगह में इसका एक बड़ा यूनिट यूज किया गया। वो बड़ा यूनिट क्या था? मोल था। मोल एक्चुअल में क्या है? एक ग्रेटेस्ट यूनिट होता है ऑफ द काउंटिंग। काउंटिंग का एक ग्रेटेस्ट यूनिट होता है क्या? मोल। चलो, अगर हम लोग याद कर भी लेते हैं कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में इतना एटम्स होता है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि 56 ग्राम्स में कितना एटम्स होगा, अब इसको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना हम लोग के लिए थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट रहता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में एग्जैक्टली इतना ही आइटम्स होगा, ऐसा नहीं है। इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, पर उसको इजी बनाने के लिए क्या क्या बोलो, बोला कि अगर आपको नहीं मालूम है कि नाइट्रोजन में कितना आइटम्स है 14 ग्राम में, तो आप मान लीजिएगा कि इतना आइटम्स है, और इतना आइटम्स के बदले में कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया? मोल का। जैसे 12 पीस बनाना की जगह में डोजेन यूज करते हैं एक लार्जर यूनिट को, उसी तरह इतना नंबर ऑफ एटम्स, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग जो एक ग्रेटर यूनिट यूज करते हैं वो क्या हम लोग का? मोल है। और ऐसा नहीं कि 14 ग्राम से एग्जैक्टली एकदम इतना ही एटम्स होगा, ऐसा नहीं है। अगर एटम को काउंट कर लेता तो ठीक है, अगर काउंट नहीं किया, अगर तुमको नहीं बताया है कि कितना एटम्स है, तो मान लेना कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में इतना एटम्स है, और इतना एटम्स के बदले में हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। अगर हमको कोई ये बोले कि बताइए कि 56 ग्राम्स में कितना एटम है, अगर हम इस कंसेप्ट में जाकर अगर बोलें, तो हम लोग के लिए चीज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नंबर जो है थोड़ा ज्यादा नंबर हम लोग को बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल बनाते हैं। 14 ग्राम्स में अगर इतना एटम्स है यानी कि 1 मोल है, अगर 14 ग्राम से 1 मोल है, तो 56 ग्राम में कितना मोल होगा? इसका 4 डबल हो जाएगा, यानी कि 4 मोल होगा। कहाँ इतना डिफिकल्ट नंबर है बताना, कहाँ मोल में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी एक्सप्रेशन हो गया ना। तो इसी प्रॉब्लम को, काउंटिंग का जो प्रॉब्लम था एटम्स का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग का जो है मोल का कॉन्सेप्ट आया था। जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम ये बोले कि बताओ सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या होता है हम लोगों का? 32 होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 32 ग्राम्स होता है। सल्फर का 32 ग्राम्स में कितना एटम्स होगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होता है। ठीक है। तो एटम्स में नहीं हम बोल करके क्या बोलेंगे कि 32 ग्राम्स में कितना मोल होता है? 1 मोल। अब हमसे कोई ये बोले कि बताइए
कि 160 ग्राम्स ऑफ सल्फर में कितना एटम होगा। तो हम इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं उस नंबर ऑफ एटम्स को। तो इसमें एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको मोल में एक्सप्रेस करेंगे, मोल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम ये बोलेंगे कि 160 ग्राम्स ऑफ सल्फर में कितना मोल है, 4 मोल है, 5 मोल है। ठीक है, तो मोल का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, एक्चुअल में ये जो इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था नंबर्स का, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग का मोल का कॉन्सेप्ट आया। जैसे अगर हम ये बोले कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। तो 12 ग्राम्स में कितना एटम होगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 होगा। या फिर बोल सकते हैं कि इसमें 1 मोल ऑफ जो हम लोग का 1 मोल ऑफ एटम्स होगा। तो 1 मोल क्या है, इसके जगह में है। अब अगर हमसे ये कोई पूछे कि बताइए 18 ग्राम्स में, 18 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितना एटम होगा, तो 18 ग्राम्स के लिए क्या करेंगे, 12 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 18 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1.5 मोल हो जाएगा। अभी अगर हम इसमें अगर कैलकुलेट करते तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सप्रेस करना ही मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर इसी को अगर हम मोल में एक्सप्रेस करें कितना आसान हो गया। अब ये मोल में कितना एटम्स है, ध्यान रहे इतना एटम है। उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लें। अगर हम ये बोलें बताओ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होता है हम लोग का 35 होता है। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा उसका 35 ग्राम्स हो जाएगा। 35 ग्राम्स में कितना मोल एटम्स है, तो 35 ग्राम में 1 मोल एटम्स है। देखो जितना भी उन लोग का ग्राम एटॉमिक मास होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वही उतना ही नंबर उसका वही मोल हो जाएगा। जैसे 35 ग्राम्स होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो उसमें 1 मोल होगा। अगर हम ये बोलें कि फॉस्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 31 ग्राम होता है, तो 31 ग्राम में भी 1 मोल होगा। अगर हम तुम लोग से बोलते हैं कि बताओ कैल्शियम का, अगर हम बोलें कि कैल्शियम में कितना मोल होगा, तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 40 ग्राम्स होता है, तो 40 ग्राम्स में कितना होगा, 1 मोल होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है, 35 ग्राम है। अगर हम ये बोले कि बताओ 105 ग्राम्स में, 105 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन में कितना एटम होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 105 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन में कितना मोल्स है, 3 मोल्स है, 3 मोल्स ऑफ एटम। एटम को उसमें कितना मोल है, 3 मोल्स है। ठीक है, अच्छा अगर हम ये तुम लोग से पूछ रहे थे कि बताओ 105 ग्राम्स में, 105 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, 3 मोल ऑफ, कब हो जाता, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि जैसे ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अगर हम ये पूछें कि ऑक्सीजन के जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा उसका, 16 ग्राम्स हो जाएगा। अब हम बोलेंगे बताओ 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए ये समझो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60 ग्राम होता है, 16 ग्राम्स में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 जो है मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा बताइए 32 ग्राम्स में ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है, तो इतना मॉलिक्यूल्स के माने भी क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो हम उसको इस नंबर में एक्सप्रेस नहीं करके हम उसको भी क्या करेंगे, मोल में एक्सप्रेस करेंगे। तो बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ, क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो मोल का कंसेप्ट क्यों आया था, ये जो काउंटिंग नंबर था, जो बड़ा बड़ा नंबर आ रहा था, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग का मोल का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक मास। तो पहले समझो एटॉमिक मास के बारे में, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के माने होता है मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव के माने क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है ना, ये देखिए मास ऑफ 1 एटम जो होता है ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है, मतलब बहुत ही छोटा।
काउंट करना या एक्स को एक्सप्रेस करना हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटम ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास जो होता है 2.657 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। देखो ये बहुत ही छोटा नंबर है लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है एक्सप्रेस करने में। ये तो हम ऑक्सीजन के बारे में बोलेंगे। ऐसे तरह इस तरह हमारे पास में 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट का हम लोग के पास में हर एटम का देखो अपना इस तरह का एटॉमिक मास होगा ना, तो इस तरह नंबर में एक्सप्रेस करना हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इस प्रॉब्लम को, इस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए आया था रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया था। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे काम करता है देखो, इसको शुरुआत करते कुछ ऐसे कार्बन से। देखो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट से। तो कहानी स्टार्ट होगा कार्बन से। कार्बन का 3 आइसोटोप्स होता है, C12, C13 एंड C14। कार्बन का 3 आइसोटोप्स, तो हम लोग इस वाले आइसोटोप को लेंगे यानी कि C12 को लेंगे। C12 का मास को हम मेजर किए, कुछ भी उसका मास था, तो C12 का हम लोग पहले क्या किए, मास को मेजर किए। मास को मेजर करने के बाद में इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर दिए, यानी कि 1/12 कर दिए। कार्बन का 3 आइसोटोप C12, C13, C14, हम लोग C12 वाला जो है एटम को लिए, आइसोटोप्स को लिए, उसका मास हम लोग मेजर किए, तो मास ही हम यहाँ पे लिख दिए। फिर हम उसका क्या किया, 1/12 किए, तो ये कुछ नंबर आया। सपोज दैट ये पूरा आया, कैलकुलेट करके x आया। अब हम जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास, पर देखो इसको याद रखना, इसको एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेजर किए थे और कार्बन का जो C12 का मास है उसका 1/12 को भी मेजर किए थे। सपोज दैट x आया था। तो दोनों में कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या देखें, दोनों को कंपेयर करके हम ये देखें कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है एक्चुअल में C12 का जो 1/12 मास है उसका 16 टाइम्स है। यानी कि अगर C12 का जो 1/12 ऑफ मास अगर x है तो ऑक्सीजन इसका 16 टाइम्स यानी कि 16x है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम कितना बोलेंगे, 16x हम बोलेंगे, 16x। तो ऐसे नंबर में एक्सप्रेस करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसे तो याद कर सकते हैं ना, 16x। 16x मतलब क्या हो गया, 16 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स, 16x हो गया। अच्छा, फिर हम बोलेंगे कि जैसे क्लोरीन का अगर हमको एटॉमिक मास चेक करना था, तो भाई उसको भी अगर डेसिमल में और ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एटॉमिक मास हम लोग मेजर किए, और मेजर करने के बाद क्या देखते हैं कि उसका जो एटॉमिक मास आया वो एक्चुअल में 35 टाइम्स है किसका, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स का 1/35 टाइम्स है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 35 हो गया। 35 मतलब क्या, 35 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स। उसी तरह अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। 14 मतलब क्या, 14 टाइम्स, किसका 14 टाइम्स है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स। तो एटॉमिक मास जो होता है एक्चुअल में ये कंपैरिजन है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट आता है, रिलेटिव कंसेप्ट आता है। जैसे अगर हम बोलेंगे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है, तो 35 एग्जैक्ट नहीं है, 35 एक्चुअल में हम कंपेयर करें किससे, कार्बन के 12 से कर रहे हैं। तो जब किसी एक कंसेप्ट को हम लोग किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ कंपेयर करके जब पढ़ते हैं तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट आता है, रिलेटिव का कंसेप्ट आता है। जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट है, उसका मैथ का एग्जाम हुआ, मैथ के एग्जाम में सपोज दैट उसका 90 आया, तो 90 एक अच्छा मार्क्स है, बहुत ही अच्छा मार्क्स है, उसका तारीफ करेंगे हम लोग। लेकिन तुरंत उसका एक दोस्त आता है और अपना रिजल्ट दिखाता है, बोलता है कि सर मेरा 99 आया। अगर सिर्फ हम इसको देखेंगे 90 तो बहुत ज़्यादा नंबर था, लेकिन अगर 99 के साथ कंपेयर करके देखें तो ये क्या हो गया, कम। अब हम स्टूडेंट को क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारा मार्क्स कम आया है, तुम्हारा मार्क्स कम आया कंपेयर टू 99। तो 99 के रिस्पेक्ट में तुम अगर इसको स्टडी करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। और ऐसे क्या था, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में 90 बहुत ज़्यादा था, लेकिन 99 से जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या बन जाता है, रिलेटिव कंसेप्ट। उसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35, तो ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक्चुअल में हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ में। जब इसके साथ में इसका एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट होता है, रिलेटिव का कंसेप्ट आता है। यानी कि 35 जो एक्चुअल में ये क्या है, सिर्फ एटॉमिक मास नहीं है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। किसके साथ रिलेटिव है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के साथ में। तो यही कंसेप्ट हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक मास का। हम लोग जितना भी एटॉमिक मास याद किए हैं
हाइड्रोजन से लेकर के हम लोग ऑर्गेन्सन तक, यानी कि वन फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के हम लोग का जो लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वहां तक जो याद किया, जैसे ऑर्गेन्सन जो लास्ट एलिमेंट हम लोग का ओजी, उसका एटॉमिक मास कितना है 118। इसी एटॉमिक मास नहीं है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। 118 का मतलब क्या हो गया, 118 टाइम्स, इसका मास 118 टाइम्स है। किसका 118 टाइम्स है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स। कार्बन 12 का मास का जो 1/12 है उसका 118 टाइम्स है कौन, ऑर्गेन्सन है। तो एक्चुअल में ये कौन सा कंसेप्ट हो गया हम लोग का, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अगर सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू होता तो होता एटॉमिक मास होता, जैसे अगर हम ये बोलेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में लिखे ना, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यानी कि एक एटम का मास में कितना था 2.657 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम था। ये रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं, ये सिर्फ क्या है, एटॉमिक मास है। ये सिर्फ हो गया एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में याद किया हुआ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। 16 मतलब क्या, 16 टाइम्स, ये 16 गुना है किसका, 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स का। समझ में आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट। चलो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीन कंसेप्ट यहाँ पर है, तो तीनों ही इंटर रिलेटेड है। यानी कि अगर अल्टीमेटली अगर हमको जैसे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर जानना है तो उससे पहले हमको एम्पिरिकल फार्मूला जानना होगा और उससे पहले हमको परसेंटेज। अगर परसेंटेज सीख गए तो आराम से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला में काम कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज और एम्पिरिकल फार्मूला सीख लिए तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तीनों कंसेप्ट। अगर मान लीजिए एग्जाम में आया कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करूँ, एक्सप्रेस करूँ, तो उसके लिए हम लोग को दोनों का कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन पे, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक सम से ही कहा हम लोग स्टार्ट कर देगा। जैसे कोई क्वेश्चन में है फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा। ये हम लोग वॉशिंग सोडा देख रहे हैं, बोला बताइए इसमें कितना परसेंटेज वाटर है, वाटर के इसमें कितना परसेंटेज है। तो तुम लोग एग्जाम में ना इसका ना मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास दे देगा साथ, ठीक है, इसमें लिखे नहीं है पर दे देगा। जैसे सोडियम का लिखा रहेगा 23, कार्बन का लिखा रहेगा 12, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में। अब बोला जाएगा बताइए कि इसमें वाटर का कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे इसका, वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। फार्मूला दिया हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कैसे देखो, Na2 है तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, कितना Na है 2 है, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 और एक ही है, ठीक है, प्लस O3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 और 3 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 16 इंटू 3, प्लस अब यहाँ आते 10H2O, तो 10H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, पर 2 हाइड्रोजन है ना तो 1 इंटू 2 एंड प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है। कैलकुलेट करो, 23 2 46 प्लस 12 प्लस 48 एंड प्लस 10, अंदर में देखो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा 60, 60 प्लस 46 कितना हो जाएगा हम लोग का 106 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कितना है 180, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 286 ग्राम्स। तो वॉशिंग सोडा का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 286 ग्राम्स है। अब पूछा बताइए इसमें वाटर का परसेंटेज कितना होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते, वाटर का कैलकुलेट करना है ना, तो देखो उस पूरे कंपाउंड में वाटर है कितना, वाटर है 180 ग्राम्स, ये यहाँ से आता वाटर कितना है 180 ग्राम, तो ऊपर लिखेंगे। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है पूरे कंपाउंड का 286, नीचे लिखेंगे और इनटू में क्या लिखेंगे 100%। इस तरह से हम लोग जो है इस कंपाउंड में वाटर का जो परसेंटेज है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4 5H2O। बोला बताइए अब इसमें वाटर का कितना परसेंटेज होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो किसका निकालना है, CuSO4 का ना। तो Cu कितना है, एक Cu का एटॉमिक मास कितना है 64 प्लस साथ में है S का कितना है 32 एंड O4 है O4, तो O का मॉलिक्यूलर यानी कि एटॉमिक मास कितना है 16 और 4 है ना O, तो इंटू 4 प्लस 5H2O, तो 5 और H2O, तो हाइड्रोजन कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के लिए 16। तो फिर कैलकुलेट करते हैं 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 और अंदर में क्या होगा 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 128 2 30 160 ना। अगर हम इसको ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 18 5 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा 250 ग्राम्स। तो हमसे बता बताइए परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर का देखो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 90 इस कंपाउंड में और टोटल मास कितना है 250 है। परसेंटेज के लिए इंटू 100% हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, 2000 को ईयर में ये वाला आया भी है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का परसेंटेज हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, सिर्फ फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना है। तो भाई इसका एटॉमिक मास दिया हुआ नहीं है पर दे देगा एग्जाम में तुम लोग का। लाइन से पहले लिख लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है 40, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 4। सिर्फ फॉस्फोरस का हम लोग कैलकुलेट करना है, सिर्फ फॉस्फोरस का। तो चलो पहले इस पूरे कंपाउंड का हम लोग को जो है मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, पूरे कंपाउंड का। तो पूरे कंपाउंड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यहाँ देखो Ca है, Ca का कितना होता है 40 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1 और 2 हाइड्रोजन तो 1 इंटू 2। फॉस्फोरस यहाँ पे एक ही है तो फॉस्फोरस के लिए 31 प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4 हो जाएगा। और बाहर में क्या है, सफिक्स में 2 है ना, मतलब ऐसे बाहर में 2 दे देंगे लोग। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 40 प्लस अंदर हो जाएगा 2 प्लस 31 प्लस 64 और बाहर में क्या है 2, 40 प्लस। अच्छा इसमें फॉस्फोरस ध्यान रखना कितना है, यहाँ फॉस्फोरस के लिए 31 है और बाहर में 2 है तो फॉस्फोरस कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना फॉस्फोरस अंदर में एक ही है ना तो 31 है पर बाहर में 2 है तो 31 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 62 किसके लिए रहेगा फॉस्फोरस के लिए रहेगा। पूरा सिंप्लीफाई करो, ऐड करते हैं कितना होगा 97 होगा। और बाहर में क्या है इंटू 2 तो 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 194 में हम लोग 40 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 234 ग्राम्स। ये हो गया हम लोग का पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। लेकिन हमको सिर्फ फॉस्फोरस का निकालना है ना, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस तभी हम क्या बताए थे फॉस्फोरस का कितना है 62 है तो ऊपर लिखेंगे 62। पूरे कंपाउंड का मास कितना निकला है 234 निकला है और इंटू में क्या 100%। कैलकुलेट करेंगे निकल जाएगा परसेंटेज। फिर इसमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्या, अच्छा तीनों ही बोला था ना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन, अच्छा ठीक है हाँ यहाँ पर देखो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन दिस कैल्शियम फॉस्फेट। बोला बताइए इसमें कितना परसेंटेज होगा, इसमें कितना परसेंटेज होगा किसका फॉस्फोरस का। तो सबसे पहले इस पूरे कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो Ca कैल्शियम में कितना होता है 40, 3 Ca है तो 40 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस के लिए कितना होगा 31, साथ में O4 है तो 16 इंटू 4 हो जाएगा और बाहर में क्या है 2 तो 43 का हो गया 120 प्लस। अच्छा फॉस्फोरस के लिए 31 है और बाहर में क्या है 2 तो सिर्फ फॉस्फोरस के लिए कितना होगा 62 हो जाएगा। चलो अंदर अब सिंप्लीफाई कर लो 31 प्लस 64 बाहर में 2 120 प्लस, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा 95 और इंटू में 2 120 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 95 2 जा कितना हो जाएगा 190 ऐड कर देंगे 310
तो 310 क्या ग्राम्स, 310 ग्राम्स किसका निकला, पूरे कंपाउंड का निकला। पर हमको इसमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बताना है, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, तो सिर्फ फॉस्फोरस कितना है अभी कैलकुलेट करके बाहर निकाल दिए थे ना, 62 है। टोटल ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 310, और इनटू में क्या 100, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकल जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग बहुत इजीली हम लोग जो है परसेंटेज ऑफ एनी कंपाउंड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही आसान रहेगा वाला भी कंसेप्ट हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ईजी लगेगा।